हिंदुस्तान के इस्तकबाल का गुरूर हैं हम, सियासत की अंधी दुनिया का आईना है हम। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिनके काम पर कोई सवाल या निशान नहीं है। आप उन्हें पसंद कीजिए या नापसंद कीजिए, लेकिन हरियाणा की सियासत में उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। रणदीप तरकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। रणदीप, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज देश की राजनीति में युवा चेहरे बहुत देखने को मिल रहे हैं। इनके द्वारा हम देश का भविष्य कहाँ देखते हैं? देखिए, ये एक नौजवान मुल्क है। 60% लोग, 62% लोग 2010 में 40 या 40 से कम की आयु के होंगे। स्वाभाविक है कि चाहे व्यवसाय हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रशासन हो और चाहे राजनीति भी हो, उन सब के अंदर एक नई पीढ़ी, एक नए हिंदुस्तान की संरचना में अग्रसर है। राजनीति में राहुल गांधी इस नई पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अगर आप देखें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देश के, तो ये एक ऐसी डिबेट है जो 80 वर्सेस 40 है। तो लोगों को चुनना है कि वो एक नई सोच, एक नया रास्ता और देश के लिए एक नए दर्शन को चाहते हैं, या फिर एक पुरानी ऐसी परंपरा जो बहुत देर से घिसट रही है उसको चाहते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हम इतिहास को भूल जाएं, हम इतिहास और नवीनीकरण दोनों के एक उत्तम मिश्रण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रणदीप, इस युवा तुर्क की हिस्सेदारी में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मुझे लगता है कि पार्टी ने व्यक्तिगत तौर से मुझे बहुत सम्मान दिया है, बहुत मौका दिया। हरियाणा जैसा छोटा प्रांत देश में, जो केवल 1.9% भौगोलिक क्षेत्रफल में है पूरे देश के, मुझे मौका दिया इस बात के लिए कि मुझे भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सबसे नौजवान सचिव बनाया और मौका दिया सबसे नौजवान मंत्री के तौर पे प्रदेश की सेवा करने का। मुझे लगता है कि पार्टी ने मेरे साथ पूर्णतः अन्याय किया है। जब एज ए यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट आप रहे रणदीप, उस टाइम में आपने एक मुट्ठी अनाज, जल वितरण योजना एंड देन ब्लड यूनिट वगैरह, जो कैंप वगैरह लगाए थे, जो वेलफेयर वर्क किए थे आपने इस टाइम में, तो इन सब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? देखिए, समाज, राजनीति और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। महात्मा गांधी जी के समय से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सामाजिक आंदोलन की संज्ञा दी थी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन और सत्ता में आकर आपको अगर बदलाव लाना है तो सत्ता चाहिए, पर उन सबसे बड़ी एक और चीज़ है और वो है एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। श्रीमती सोनिया गांधी ने हमें प्रोत्साहित किया कि हर वो व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो सबसे ज़्यादा रक्तदान करना हो, चाहे वो गुजरात में जाकर दंगा पीड़ितों की सेवा करनी हो, चाहे वो भुज और अंजार गुजरात में जाकर जो भूकंप आया था वहाँ के पीड़ितों की सेवा करनी हो, चाहे जम्मू कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, असम, यहाँ के बाढ़ के अंदर जाकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करनी हो। कांग्रेस एक सेवा करने वाली संस्था भी है और कांग्रेस एक राजनीतिक संस्था भी है। दोनों का मिश्रण ही इसको एक जिम्मेवार सामाजिक और राजनीतिक संस्था बनाता है। इसकी प्रेरणा इसलिए हमें सोनिया जी से मिली। तो क्या अभी ये जो स्कीम्स उस टाइम में चलाई थी अभी रनिंग में है रणदीप? देखिए, हर बार जब संस्था का अध्यक्ष बदलेगा तो वो एक नए परिप्रेक्ष्य से संस्था को चलाएंगे। मुझे लगता है कि ये सवाल बेहतर है कि आप मौजूदा अध्यक्ष से पूछें। रणदीप, आज जो अपना भारत है, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता जा रहा है और इसके लिए हमारी जो नीतियां हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो इसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी रशिया एंड अमेरिका की तरह कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने चाहिए इसके अगेंस्ट? मुझे नहीं लगता कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। हिंदुस्तान उग्रवाद को लेकर कभी सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा। प्रजातांत्रिक मूल्यों और मानव अधिकारों की सुरक्षा को अगर आप सॉफ्ट माने तो मुझे अपने आप को सॉफ्ट स्टेट बताने में कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे अन्य मुल्क में हर एक का, चाइना, इनके अंदर मानव अधिकारों का कोई महत्व नहीं। हमारा संविधान जो फाउंडिंग फादर्स ने बनाया, संविधान निर्माताओं ने बनाया, उसका पहला मूलभूत सिद्धांत है 100 दोषी चले जाएं, एक निर्दोष को सजा ना हो। हम प्रताड़ना अपनी उग्रवाद से लड़ाई का आधार नहीं बनाना चाहते। इस देश ने समय समय पर उग्रवाद के सामने खड़े होकर कुर्बानियाँ दी हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेन सिंह इसके जीवंत सबूत हैं। जो मुंबई में हुआ आपने देखा, कोई नेगोशिएशन, किसी प्रकार की बातचीत उग्रवादियों से नहीं की गई। हिंदुस्तानी नागरिकों को हाथ ज़रूर धोना पड़ा अपनी जान से,
परंतु हमने सब उग्रवादियों को मार गिराया। इसके लिए दिल्ली की सरकार आज की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कटिबद्ध है और हिंदुस्तान अखंड है, हिंदुस्तान इकट्ठा रहेगा और हिंदुस्तान उग्रवाद से लड़ेगा, परंतु हम प्रजातांत्रिक मूल्यों का समान तौर से हनन नहीं होने देंगे। तो रणदीप, कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री गिलानी का एक स्टेटमेंट आई थी कि आतंकवाद के खिलाफ जो ये मुहिम चलाई जा रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में भारत सहयोग नहीं कर रहा है, तो ये कितना सही है? ये कितनी मजाक की बात है पाकिस्तान की, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान में किसका शासन चलता है ना गिलानी जी को मालूम, ना जरदारी जी को मालूम। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क धीरे धीरे बन गया, दुर्भाग्य से। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में प्रजातंत्र और ज़्यादा सशक्त और मजबूत हो, पर दुर्भाग्य से जब से अलग पाकिस्तान का गठन हुआ तब से और आज तक पाकिस्तान में मिलिट्री और दूसरे जो उग्रवादी संगठन हैं वो सरकार के ऊपर हावी रहे। दुर्भाग्यपूर्ण आज भी वो हावी हैं। हम चाहेंगे कि गिलानी साहब और जरदारी जी की मदद हो कि वो इन सारे उग्रवादी संगठनों पर भी और मिलिट्री शासन पर भी लगाम लगा सकें, परंतु ये कहना पूरी दुनिया जानती है कि ये सारा उग्रवाद हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में पनपता है, वहीं इसका अंकुर बोया जाता है और पूरा पाकिस्तान स्टेट एंटी इंडिया मेंटालिटी पर आधारित है, तो इसलिए वो ऐसा ना ही कहें तो अच्छा है। रणदीप, आजकल सभी पार्टियां जातीय समीकरण के आधार पर टिकट देती हैं, तो इससे ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देश में बंटवारा हो सकता है? क्योंकि वोट बैंक को सिर्फ देखते हुए अपने कैंडिडेट फाइनलाइज करना, ये एक लोकतंत्र का स्वस्थ कहा जा सकता है ऐसे लोग? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ कि जाति और धर्म दोनों इस देश में एक ऐसी विडंबना बन गई जो इस देश को जोड़ने की बजाय विभाजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। कभी ना कभी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। राहुल गांधी जी से इस बारे में कांग्रेस के अंदर हमारी अंदरूनी कई बार चर्चा हुई है। वो स्वयं इस मत के हैं कि हमें जाति और धर्म उसके आधार पे अगर जोड़ा जाए तो अलग है, पर जो इसके आधार पे राजनीतिक और सामाजिक विभाजन की परंपरा चल पड़ी है वोट बैंक और सत्ता की राजनीति के लिए, इसका खात्मा करना पड़ेगा। एक दिन हम सबको